एपिसोड 1। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल वीएम नोबेल लव स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं स्टोरी को अब। ये कहानी है अक्षित वालिया और पाखी मेहरा की। अक्षित जो बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह है, जिससे पूरी दुनिया डरती है। अक्षित के कोल्ड बिहेवियर और एटीट्यूड के कारण सभी उससे डरते थे। यहाँ तक वो अपनी फैमिली से भी ठीक से बात नहीं करता था। लेकिन अक्षित हमेशा से ऐसा नहीं था, वो ऐसा बना अपनों से मिले धोखे के कारण। वहीं दूसरी ओर है पाखी, जो बड़ी ही टैलेंटेड लड़की थी। वो अपने सपनों को पूरा करने मेरठ से दिल्ली आई थी। सुपर मॉडल रोजी के साथ हर रोज अक्षित की आ रही न्यूज से परेशान होकर अक्षित के घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगते हैं। शादी के झमेले से बाहर निकलने के लिए अक्षित पाखी को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर अपनी फैमिली से मिलवाता है। लेकिन ये बात अक्षित की फैमिली को पसंद नहीं आती और वो सब पाखी को अक्षित से दूर करने के लिए उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। पाखी को बचाने के लिए अक्षित उससे कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तो देखना यह है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रंग लाएगी, क्या पाखी और अक्षित एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे या फिर दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक दिन हो जाएगा खत्म। जानने के लिए सुनिए माई रूट CEO सिर्फ हमारे चैनल पे। एपिसोड 1 से कहानी की शुरुआत। दिल्ली, सुबह का वक्त। सनशाइन बिल्डिंग के अपार्टमेंट में एक लड़की ऑफिस जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। उसने ऑफिस के लिए फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और आईने के सामने खड़े होकर अपने लंबे बालों की पोनी बना रही थी। उसने अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया और फिर घड़ी देखकर घबराते हुए खुद से कहने लगी, चल बेटा पाखी, आज तो तू काफी लेट हो गई, जल्दी चल वरना तेरा बॉस तेरी नौकरी खा जाएगा। ये है पाखी मेहरा, हमारी कहानी की नायिका। उम्र 26 साल, रंग गोरा और बड़ी ही होशियार लड़की। पाखी मेरठ की रहने वाली एक सीधी साधी लड़की थी जिसे अपने जीवन में कुछ करना था, अपना करियर बनाना था। इसलिए अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर पाखी यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रही थी। पाखी ने अपना बैग उठाया और दरवाजा बंद करके ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में पहुंचते ही लोग पाखी को गुड मॉर्निंग विश करने लगे। पाखी ऑफिस जहां भी जाती लोग पहले से ही उसे ग्रीट करते थे और करे भी क्यों ना। पाखी इस कंपनी के CEO की सेक्रेटरी थी। पाखी अपने केबिन में जाकर आज की मीटिंग की फाइल्स रेडी करती है और फिर उसे मीटिंग रूम में रख देती है। इतना काम करने के बाद जब पाखी अपने केबिन में वापस आती है तो एक लड़की पाखी की चेयर पर बैठी हूँ पाखी को देख रही थी। उस लड़की ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, तो तुम आ ही गई, हम ये टाइम है ऑफिस आने का, काम पर तो ध्यान है नहीं, बस फाइल्स लेकर घूमती रहती हो, काम करना है तो टाइम से आया करो। ऐसा कहकर उस लड़की ने गुस्से में अपने हाथ बांध लिए और पाखी को घूर कर देखने लगी। पाखी सिर झुकाकर धीरे से कहती है, सॉरी राधिका मैम, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर पाखी राधिका की आंखों में देखने लगी जो उसे गुस्से ने घूर रही थी। जब पाखी ने उसकी ओर देखा तो राधिका ने अपनी भौहें तान ली, जिसे देखकर पाखी की हंसी निकल गई। पाखी मुस्कुराते हुए बोली, क्या यार, सर की एक्टिंग करना बंद कर और जाके काम कर वरना बाद में तुझे ऐसी ही बातें सुनने को मिलेगी सर से। राधिका मुंह बनाते हुए कहती है, उनका तो रोज का ही है, इतने खड़ूस बॉस मेरी ही किस्मत में क्यों है उफ। ऐसा कहकर राधिका अपना सिर पकड़ लेती है। पाखी उसे देखकर मुस्कुराती है, फिर अपने मोबाइल में टाइम देखती है और हड़बाते हुए कहती है, बॉस के आने का टाइम हो गया, मैं नीचे जा रही हूँ और तू भी मीटिंग रूम में जल्दी आ जा। ऐसा कहकर पाखी बॉस के पास चली जाती है। पाखी और कुछ एम्प्लॉय गेट पर खड़े बॉस का वेट करने लगे। ठीक 10 बजे एक काले की मर्सिडीज गेट पर आकर रुकी। पाखी ने गहरी सांस ली और बॉस को फेस करने के लिए खुद को रेडी करने लगी। ड्राइवर ने कार का डोर ओपन किया और उसमें से कंपनी का बॉस बाहर आया। 6 फीट हाइट, गोरा रंग, डैशिंग पर्सनैलिटी और एक हैंडसम फेस जिस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। यह है हमारी कहानी का नायक अक्षित वालिया, जो दिखने में जितना हैंडसम था उससे कई गुना ज्यादा उसके अंदर एटीट्यूड और एरोगेंस भरा था। लोगों से सीधी बात करना तो उसे आता ही नहीं थी। उसे देखकर सभी लोगों ने अपना सिर झुका लिया और अक्षित उन सबको को घूरते हुए ऑफिस में एंटर होने लगा। पाखी धीरे से चलकर अक्षित के पास आती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। अक्षित उसे कोई जवाब नहीं देता और तेज कदमों से चलता हुआ सीधा मीटिंग रूम की ओर जाने लगता है। पाखी उसके स्पीड को मैच करते हुए उसे आज के शेड्यूल के बारे में बताने लगी। पाखी तेज कदमों से चलती हुई अक्षित से कहती है, सर आज की मीटिंग के लिए सभी लोग आ चुके हैं। इस मीटिंग के बाद आपको सीमेंट कंपनी के चीफ के साथ लॉन्च पर जाना, फिर शाम को आपको एक ओल्ड एज होम जाना है और उससे पहले न्यू सिटी के प्रोजेक्ट के लिए फाइनल टीम सेलेक्ट करनी है। अक्षित ने बिना के भाव के बस हम कहा। पाखी अभी भी उसके पीछे ही चल रही थी। वो दोनों अब मीटिंग रूम में पहुंच चुके थे। उनके जाते ही सभी लोग खड़े हो गई। फिर अक्षित जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद ही बाकी लोग बैठ जाते हैं सिवाय पाखी के। पाखी अक्षित के बगल में ही खड़ी थी और अक्षित को मीटिंग के फाइल्स दिखा रही थी। पाखी के अंदर जो कॉन्फिडेंट था वो वहां के किसी एम्प्लॉय में नहीं थी। जो लोग यहाँ बरसों से काम कर रहे थे उन्हें भी अक्षित के सामने बोलने में हिचक होती थी, लेकिन पाखी बड़े ही कॉन्फिडेंस से हर बात अक्षित को कह लेती थी। कुछ लोग पाखी को इस वजह से बहुत पसंद करते थे तो कुछ लोग नफरत। अक्षित बड़े ही ध्यान से मीटिंग में सबको ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ लोगों का ध्यान बार बार भटक रहा था, जिसे देखकर अक्षित को गुस्सा आ रहा था। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा जिसकी वजह से सारे लोग चौंक गए।
अक्षित ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम लोग यहाँ काम करने आते हो या सोने? सुबह की ही मीटिंग में तुम सबको नींद आ रही है? ऐसा कहकर अक्षित सबको गुस्से में देखने लगा। उसे ऐसे देखकर सबका गया सूखने लगा। इसी बीच राधिका ने जब पानी पीने के लिए अपना हाथ ग्लास की ओर बढ़ाया तब उसका हाथ स्केल पर लग गया, जिससे स्केल नीचे गिर गई। उस शांत मीटिंग रूम में स्केल के गिरने की आवाज गूंजने लगी। अक्षित ने जब स्केल की आवाज सुनी तो उसकी भौहें गुस्से से तन गई। उसने गुस्से भरी नजरों से राधिका की ओर देखा। राधिका ने जब देखा कि अक्षित उसकी की तरफ देख रहा है तो उसका गला और भी सूखने लगा। वो अपनी थूक गटकने लगी। इधर बाकी बैठे सभी लोग का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उन लोगों को लगा कि ये राधिका का आखिरी दिन होने वाला है। इतने में पाखी ने मीटिंग की दूसरी फाइल अक्षित की ओर बढ़ाते हुए कहा, सर, जो प्रीवियस कंपनी इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही थी उनकी तरफ से ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी गई है। अक्षित ने तुरंत अपना ध्यान फाइल की ओर लगाया। जब अक्षित की नज़र राधिका से हटी तब उसकी जान में जान आई। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए पाखी की ओर देखने लगी। पाखी में भी उसकी ओर स्माइल दी। कुछ ही देर में मीटिंग खत्म हो गई। अक्षित सबसे पहले रूम से बाहर निकला, उसके बाद बाकी लोग बाहर निकलने लगे। पाखी फाइल को फिर से अरेंज करने लगी। इतने में राधिका पाखी के पास आकर उसका हाथ पकड़ के बोली, थैंक यू यार, तूने फिर से बचा लिया। पाखी ने एक खूबसूरत स्माइल के साथ कहा, मेंशन नॉट, बस मुझे आइसक्रीम खिला देना। राधिका ने भी कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा एक बात बता, तुझे डर नहीं लगता उस खड़ूस से? वो दिखने में ही कितने खतरनाक है। पाखी फाइल उठाते हुए बोली, डर के भी क्या होने वाला है, कल फिर यही आना है। अब मैं चलती हूँ, सर को कॉफी देना है। इतना कहकर पाखी वहां से चली जाती है और अक्षित के लिए कॉफी बनाने लगती है। इधर अक्षित अपने केबिन में बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। इतने में उसकी माँ का कॉल आता है, जिसे देखकर अक्षित अपना सर पकड़ लेता है और मन में सोचता है, कल रात की पार्टी के बारे में ही बात करनी होगी इन्हें। ओ गॉड। अक्षित बिना किसी भाव के, हाँ मॉम। सुप्रिया अक्षित की मॉम। अक्षित ये क्या हरकत है? हाँ सुबह उठ के देखो तो तुम छाए हो न्यूज पे, और तुम इस रोजी के साथ घूमना कब बंद करोगे? उसके चक्कर में तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर लोगे। अक्षित ने बिना किसी भाव के कठोर शब्दों में कहा, मॉम मैं अब आपका प्यारा सा अक्षित नहीं रहा। मेरी भी कोई लाइफ है, इसे मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, सो प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। एपिसोड 2 से ओल्ड एज होम। अक्षित की इन बातों ने सुप्रिया के बहुत हर्ट किया। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने सिसकियां लेते हुए कहा, हाँ अब यू मेरा वो अक्षित नहीं रहा जो सबकी केयर करता था, हंसता था, गाता था, और ये सब उस माया की वजह से हुआ है। आखिर कब तक उसकी वजह से तू खुद को ही तकलीफ? अक्षित ने सुप्रिया की बात को काटते हुए गुस्से में कहा, मॉम मैंने आपसे कितनी बार कहा है उसका नाम मत लिया करो। इतना कहकर अक्षित ने फोन काट दिया। इधर सुप्रिया बहुत ही हटी गई थी अक्षित के इस रूड बिहेवियर से। दूसरी तरफ जब अक्षित ने सुप्रिया के मुंह से माया का नाम सुना तो उसे बेचैनी होने लगी। उसकी कानों में कोई चीख चीख कर कह रहा था, तुम उसके लायक ही नहीं हो, तुम्हारी औकात नहीं है, आई हेट यू, आई हेट यू। अक्षित ने इन आवाज़ों से बचने के लिए अपने कान को अपने हाथों से कवर कर लिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने में पाखी अक्षित के लिए कॉफ़ी लेकर आई। उसने दरवाजे पर 2 बार नॉक किया और रूम में एंटर हो गई। रूम में उसने देखा कि अक्षित अपने कानों को अपने हाथ से कवर किए हुए है और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था मानो वो बहुत तकलीफ में है। पाखी ने कॉफ़ी टेबल पर रखी और अक्षित के पास जाकर चिंतित होते हुए बोली, सर आप ठीक तो है ना? उसकी आवाज़ सुन के अक्षित उस दुनिया से बाहर आया है जहां उसे लोग बस तकलीफ ही दे रहे थे। उसने पाखी के आंखों में देखा, को उसे बड़े ही फिक्र से देख रही थी। उसने आई कांटेक्ट ब्रेक करते हुए कहा, आई एम ऑल राइट, यू शुड गो एंड वर्क। इतना कहकर अक्षित दूसरी ओर देखने लगा। पाखी अभी भी अक्षित को देखे जा रही थी। अक्षित जो कि कह रहा था कि सब ठीक है, लेकिन उसके फेस कोई और ही कहानी बता रहा था। पाखी के समझ नहीं आ रहा था ऐसी कौन सी बात है जो अक्षित जैसे हार्टलेस आदमी को इतना हर्ट कर रहा है। पाखी से कुछ और कहने को हिम्मत नहीं हुई। वो कॉफ़ी अक्षित की टेबल पर रखकर वहां से चली गई। पाखी के जाते ही अक्षित ने एक गहरी सांस ली और अपनी कॉफ़ी पीने लगा। कुछ देर बाद अक्षित और पाखी लंच वाली मीटिंग के लिए निकल गए। मीटिंग के बाद अक्षित और पाखी ऑफिस की ओर आने लगे। रास्ते में अक्षित मोबाइल में एक कॉल आया जिसे अक्षित ने बिना किसी देर किए उठाया। फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी ने रौबदार आवाज में कहा, आज रात को क्लब में ये काम हो जाना चाहिए और मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। अक्षित बिना किसी भाव के, येस बॉस। अक्षित के मुंह से येस बॉस सुनकर पाखी जो कि ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठी थी चौंक गई। उसने मिरर में अक्षित को देखा जो बिना किसी भाव के उस आदमी से बात कर रहा था। पाखी मन में सोच रही थी, कमाल है, अक्षित सर के ऊपर भी कोई बॉस है, मुझे आज तक इसके बारे में कैसे नहीं पता। पाखी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अक्षित ने रौबदार आवाज में कहा, पाखी तुम यहाँ से ओल्ड एज होम चली जाना, मुझे कुछ और काम है। अक्षित की आवाज सुनकर पाखी अपने ख्याल से बाहर आई। उसने चौंक कर अक्षित की ओर देखा और कहा, लेकिन सर आपका वहां जाना इंपॉर्टेंट है, वहां मीडिया भी होगी और आपके डैड ने कहा था कि आपको मीडिया से भी बात करनी है। पाखी ने अपनी बात पूरी करते हुए अक्षित की ओर देखा जो अभी उसे गुस्से में घूर रहा था। उसे इस तरह देखकर पाखी थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, सर इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर इमेज, वी हैव टू गो। लेकिन अक्षित ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और गुस्से में बोला, तुम्हारा बॉस मैं हूं या डैड, तुमसे जितना बोला गया है उतना करो, तुम्हें बहस करने के नहीं मेरे ऑर्डर मानने के पैसे मिलते हैं।
पाखी ने देखा कि अब अक्षित का गुस्सा काफी बढ़ गया है, इसलिए उसने और कुछ नहीं और चुपचाप ऑफिस के गेट के सामने उतर गई। अक्षित वहां से सीधा क्लब चला गया। इधर पाखी ऑटो लेकर ओल्ड एज होम पहुंच गई, जहां अक्षित के कंपनी के तरफ से डोनेशन कैंप चलाया जा रहा था। पाखी वहां पहुंचकर सबको मदद करने लगी। इतने में एक बूढ़ी औरत पाखी के पास आकर कहती है, बेटा तुम्हारा बॉस नहीं आया, मुझे उससे एक काम था। पाखी उस औरत से बड़े प्यार से कहती है, नहीं दादी, उन्हें कुछ और काम था, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहती है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगी। दादी, नहीं बेटा, मुझे उससे ही बात करनी है, अगली बार आना तो उसे जरूर लेकर आना। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। पाखी डोनेशन में आए हुए सामान को अरेंज करने लगी और खुद में ही बड़बड़ाने लगी, बॉस का सही, बस दिन कहते रहते हैं पाखी ये करो, पाखी वो करो, और खुद पता नहीं किस क्लब में एंजॉय कर रहे होंगे। आई रियली हेट दिस टाइप्स ऑफ पीपल। पाखी फ्रस्ट्रेट होकर अपना काम करने लगती है। इतने में एक लड़का पाखी से कहता है, यही तो काम है बॉस की सेक्रेटरी का, तुम्हें खुद ही बॉस के काम को संभलना पड़ता है। पाखी इस आवाज की दिशा में दिखती है, जहां एक लंबा चौड़ा लड़का जो दिखने में भी काफी हैंडसम था, पाखी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसको देखते हुए पाखी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, अरे तरुण, तुम भी यहाँ हो। ये तरुण है पाखी के बचपन का दोस्त, इसी की वजह से पाखी को इस कंपनी में जॉब मिल पाई थी। तरुण पाखी के पास आया और सामान अरेंज करने में उसकी मदद करने लगा। तरुण, तो आपके बॉस कहाँ गए हैं, एनी आइडिया? पाखी, जो कि दिन भर काम करके बहुत थक गई थी, उसने थकावट भरी आवाज में कहा, तुम्हें तो अच्छे से पता है उनकी आदतें, गए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब एंजॉय करने। हो, मेरे कंधे कितने दुख रहे हैं। तरुण उसे थका हुआ देखकर बड़े प्यार से कहता है, एक काम करो, तुम घर चली जाओ, बाकी का काम मैं देख लूंगा। हम पाखी उसकी बात सुनकर कहती है, नहीं, इतना सारा काम तुम अकेले कैसे कर पाओगे, तुम्हें भी तो घर जाना होगा ना। ऐसा कहकर पाखी फिर सामान उठाने लगी। तरुण, जो कि पाखी के साइड में खड़ा था, उसने पाखी का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा, अभी तुम जाओ, हम कल बात करते हैं। तरुण जिस तरह से पाखी की आंखों में देख रहा था, उसकी वजह से पाखी थोड़ा शर्मा गई। उसकी धड़कन तेज हो है और उसका चेहरा भी लाल होने लगा, जिसे देखकर तरुण को लगा कि कहीं पाखी को बुखार तो नहीं है, इसलिए वो पाखी के माथे को अपने हाथ से छूकर उसका टेम्परेचर चेक करने लगा। तरुण अपना सिर हिलाते हुए, हम बुखार तो नहीं है, तुम्हें शायद थकावट के वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। पाखी ने झटके से तरुण के हाथ को पाने माथे से दूर किया और थोड़ा हड़बाते हुए कहने लगी, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे घर चले जाना चाहिए, आई रियली नीड सम रेस्ट। ऐसा कहकर पाखी ने अपना बैग लिया और तरुण को बाय बोलकर वहां से चली गई। रास्ते में उसे बार बार तरुण का यूं पास आना याद आ रहा था, जिसको वजह से उसके फेस पर एक स्माइल थी। पाखी दिल ही दिल में तरुण को पसंद करती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी फीलिंग कभी कॉन्फेस कर पाए। उसके लिए अक्षित का गुस्सा हैंडल करना बहुत आसान था, लेकिन ये अपनी फीलिंग बताना नहीं। रात होने लगी थी। वही दूसरी तरफ अक्षित क्लब में पहुंच चुका था, जहां कुछ लोग पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। अक्षित के हाथ में एक बैग था और अक्षित का ड्राइवर भी उसके साथ ही था। इतने में एक आदमी आया और उसने अक्षित से बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, तुम यहां से बस अकेले ही जाओगे, कोई बाहर का आदमी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। उसकी बात सुनने के बाद अक्षित ने अपने ड्राइवर को बाहर जाने का इशारा किया, क्योंकि वो इस काम को बिना किसी परेशानी के करना था। ड्राइवर के जाते ही वो आदमी अक्षित को अपने बॉस के पास ले गया। वहां जाकर अक्षित देखता है कि काले शूट 10 से 12 आदमी अपने हाथ बांध कर खड़े हैं और उनके बीच में एक आदमी सफेद शूट में बैठा ड्रिंक कर रहा था। इस आदमी का नाम रुस्तम था। वो आदमी जो अक्षित को लेकर आया था, उसने सिर झुकाकर रुस्तम से कहा, भाई मैं उसे ले आया। इतना कहकर उसने अक्षित की ओर इशारा किया। रुस्तम अक्षित को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अक्षित को रुस्तम का इस तरह से देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो भी बड़े एटीट्यूड के साथ रुस्तम की ओर देखने लगा और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। ये देखकर रुस्तम की भौहें तन गई। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि रुस्तम के सामने इस तरह से बैठे, और अक्षित बिना उसकी इजाजत के ही बैठ गया। रुस्तम के आसपास खड़े लोग भी उसे गुस्से में देखने लगे। उनमें से एक आदमी से अब रहा नहीं जा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और चिल्लाते हुए अक्षित की ओर दौड़ने लगा। डील। अक्षित रुस्तम की इजाजत के बिना ही उसके सामने बड़े ही एटीट्यूड के साथ पैर पर पैर रखकर बैठ गया। उसकी इस हरकत ने रुस्तम को चौंक दिया था और साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा था। इतने में रुस्तम का एक आदमी अक्षित को मरने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगा। अक्षित ने देखा कि एक आदमी उसे मारने के लिए आ रहा है, फिर उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो अपनी चेयर पर ही बैठा रहा। जब वो आदमी अक्षित के एकदम पार आ गया, तब अक्षित बड़ी ही तेजी से खड़ा हो गया और उस आदमी दे पेट में एक पंच मारी। ये पंच इतना स्ट्रांग था कि इस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा और वो दर्द से करहाने लगा। अपने ही आदमी को मार खाता देख उनमें से एक और आदमी अक्षित की ओर आगे बढ़ा। इस बार अक्षित ने चेयर उठाए और इस दूसरे आदमी के सिर पर दे मारी। वो आदमी अपना सिर पकड़कर दर्द में चिल्लाने लगा। अब बाकी लोग अक्षित की इस हरकत से गुस्से में आ गए। उन सब ने अक्षित पर हमला करने के लिए एक साथ अपने कदम बढ़ाए, लेकिन रुस्तम ने उन्हें रुकते हुए कहा, रुक जाओ, हम यहाँ डील करने आए, कोई खून खराबा नहीं। तभी एक आदमी बोला, लेकिन बॉस, इसने आपकी इंसल्ट की है। बड़े से बड़ा आदमी आपके सामने सिर झुका कर चलता है और ये बड़े ही घमंड के साथ आपके सामने आपके बराबर में आकर बैठ गया। इसकी तो मैं
उस आदमी को ऐसे गुस्से में देखकर अक्षित के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अक्षित को मुस्कुराता देख सभी लोग गुस्से में दांत पीसने लगे। इतने में रुस्तम ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, अब समझ में आया कि दर्शन ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा। वैसे मानना पड़ेगा तुम में बहुत ताकत है। उसकी बात सुन के अक्षित ने बिना किसी भाव के कहा, अगर मेरी तारीफ करके तुम्हारा पेट भर गया हो तो जो काम करने आए हैं वो करे। अक्षित अब बिना किसी एक्सप्रेशन के रुस्तम के देखने लगा। रुस्तम ने अपने एक आदमी को इशारा किया। वो आदमी एक बहुत बड़ा सूटकेस लेकर आया और उसे अक्षित के सामने रख दिया। अक्षित ने उस आदमी को सर्द आवाज में कहा, ओपन इट। अक्षित की बात सुन के आदमी रुस्तम की ओर देखने लगा। रुस्तम ने उस आदमी को हमें सिर हिलाकर सूटकेस खोलने को कहा। वो आदमी जमीन पर बैठा और सूटकेस खोलने लगा। जैसे ही उसने सूटकेस खोला, सूटकेस के अंदर के सामान को देखकर अक्षित की आंखें चमकने लगी। उसने डेविल स्माइल के साथ अपना सूटकेस रुस्तम की ओर बढ़ा दिया और उनका सूटकेस लेकर बाहर जाने के लिए मुड़ा। इतने में पीछे से रुस्तम से रौबदार आवाज में कहा, एक मिनट, तुम अभी नहीं जा सकते। उसकी आवाज सुन के अक्षित उसकी ओर देखने लगा और गुस्से में लेकिन धीमी आवाज में कहा, और भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। रुस्तम ने स्माइल की और अपनी चेयर से उठकर अक्षित की ओर बढ़ने लगा। उसने अक्षित के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरे गैंग में शामिल होना चाहोगे। उसकी बात सुन के अक्षित पहले उसके हाथ को बिना किसी भाव के देखने लगा, फिर उसने नजर उठाकर रुस्तम की आंखों में देखा और एक डेविल स्माइल के साथ बोला, यू आर लेट, मैं ऑलरेडी किसी के गैंग में हूं, सो प्लीज कीप डिस्टेंट। ऐसा कहकर अक्षित वहां से निकलने लगा। उसे जाता देख रुस्तम के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक मुस्कान थी, जिसे देखकर उसका एक आदमी रुस्तम के पास आकर बोला, भाई उसने आपकी इंसल्ट की और आप मुस्कुरा रहे हैं। इस पर रुस्तम ने कहा, मुस्कुरा रहा हूं उसके कॉन्फिडेंस पर, अगर ऐसा आदमी मेरी गैंग में हो तो मजा ही आ जाए। उस आदमी ने दांत दिखाते हुए कहा, भाई आपके लिए हम लोग हैं ना। उसकी बात सुन के रुस्तम ने उसकी ओर देखा और उसके बालों को पकड़ते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम लोग तो हो मगर शेर शेर होता है और कुत्ता कुत्ता क्या समझे। वो डरते हुए बोला, समझ गया भाई समझ गया। रुस्तम ने उसे छोड़ दिया और फिर अपने चेयर पर बैठकर ड्रिंक करने लगा। इधर अक्षित सामान लेकर निकल रहा था। उसने अपने बॉस दर्शन को काम हो जाने की खबर दी और क्लब से बाहर जाने लगा। इतने में किसी ने अक्षित का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। अक्षित ने मुड़कर देखा तो एक बहुत ही सुंदर लड़की, जो नशे में पूरी तरह डूब चुकी थी, अक्षित की ओर मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो अक्षित की गले लगते हुए नशे में कहती है, अक्षित बेब आई मिस्ड यू सो मच, क्या तुम्हें भी मेरी याद आ रही थी, इसलिए तुम मेरे पास आ गए हम। ऐसा कहकर वो लड़की मुस्कुराते हुए अक्षित की ओर देखने लगी। अक्षित ने उसे खुद से अलग करते हुए सर्द आवाज में कहा, नॉट नाउ रोजी, आई हैव टू लीव। ऐसा कहकर अक्षित वहां से जाने लगा, लेकिन रोजी ने उसका हाथ फिर से पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके चेहरे के एकदम पास आकर रोजी ने कहा, बेबी लेट्स हैव सम फन, और उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलते हुए अक्षित को किस करने की कोशिश करने लगी। लेकिन अक्षित का बिल्कुल मूड नहीं था रोजी के साथ टाइम स्पेंड करने को। उसने रोजी को पुश किया, जिससे रोजी कुछ दूर पीछे चली गई। अक्षित उसे गुस्से में घूर रहा था, लेकिन रोजी इतने नशे में थी कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। रोजी फिर से अक्षित की ओर बढ़ने लगी, लेकिन अक्षित ने गुस्से में कहा, डोंट यू डेयर। ऐसा कहकर अक्षित क्लब से निकल गया, लेकिन उसके पीछे रोजी भी निकल गई। रोजी अक्षित का नाम चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन अक्षित ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रखा था। अक्षित अपने कार में बैठा और बिना रोजी की ओर देखे वहां से चला गया। रोजी अब पीछे छूट चुकी थी। उसे अक्षित की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कल रात को ही उन्होंने सुबह होने तक पार्टी की थी और आज अक्षित रोजी को इतना इग्नोर कर था। रोजी अक्षित के कार को जाते हुए देख रही थी। नशे में और गुस्से में उसकी आंखें छोटी हो गई थी। उसने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे अक्षित बेबी, यू विल बी माइन सुन। इतना कहकर रोजी फिर से क्लब में चली गई। अगली सुबह पाखी टाइम से ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसने अक्षित के एक हफ्ते के शेड्यूल को बनाकर उसे अक्षित की टेबल पर रख दिया, साथ में कल की मीटिंग की रिपोर्ट भी रख दी थी। इतना काम करके पाखी पेंट्री में अपने लिए कॉफी बनाने जाती है। जब पाखी कॉफी बना रखी थी तब उसने देखा कि कलीग्स किसी न्यूज पर बात कर रहे थे। हाँ यार, मैंने भी आज सुबह ही देखा, क्या मस्त लाइफ है ना उनकी, काश मेरी किस्मत ऐसे ही खुल जाती। ऐसा कहकर वो लड़का अपने दिल पर हाथ रख लेता है। तभी उसके पास खड़ी लकड़ी उसे ताना मारते हुए कहा, तेरी किस्मत तो खुलने वाली है नहीं, उसके लिए बहुत सारा पैसा और गुड लुक्स चाहिए, जो इस जन्म में तो तेरे पास नहीं है। उसके इतना कहते ही बाकी लोग उस लड़के पर हंसने लगे। पाखी को भी उनकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए वो इनके पास जाती है और एक्साइटेड होकर पूछती है, तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। पाखी की आवाज सुनकर वो सब थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि वो जिसके बारे में बात कर रहे थे वो और कोई नहीं अक्षित था। पाखी के जाते ही वो सब चुप हो जाते हैं। ये देखकर पाखी को बहुत अजीब लगता है। लेकिन एक लड़की पाखी से कहती है, पाखी हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन तुम प्रॉमिस करो हमारी शिकायत नहीं करोगी। इस पर पाखी ने बड़े प्यार से कहा, हाँ बाबा नहीं करूंगी, पहले बताओ तो क्या बात है। पाखी के इतना पूछने पर पहले तो सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर एक लड़की अपना फोन निकल के पाखी को देती है, जिसमें अक्षित और रोजी की न्यूज चल रही थी। उस न्यूज में बताया जा रहा था कि कल रात को अक्षित और रोजी देर रात तक पार्टी कर रहे थे और उन्होंने नशेही हालत में एक दूसरे को किस किया था और उनकी किसिंग की फोटो को जूम करके दिखाया जा रहा था।
ये न्यूज़ देखकर पाखी की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उनसे खुद से कहा, तो कल सर को ये इंपॉर्टेंट काम करना था। कुछ कहा तुमने? एक लड़की ने पाखी से पूछा। पाखी, नहीं कुछ भी नहीं, इतना कहकर पाखी अपनी कॉफी पीने लगी। लेकिन तभी उसने टाइम देखा तो अक्षित के आने का टाइम हो चुका था, इसलिए पाखी उन सबको बाय बोलकर अक्षित के पास चली गई। पाखी जब अक्षित के केबिन की ओर आती है तो वो देखती है कि अक्षित पहले से ही अपने केबिन में था। पाखी अक्षित के लिए एक और कॉफी बनाकर लाती है और उसे अक्षित की टेबल पर रख देती है। कंटिन्यू। एपिसोड 4 से तुमने हमेशा ही अपने मन की है। पाखी अक्षित की कॉफी को उसके टेबल पर रखकर अपने काम में फिर से लग जाती है। पाखी के जाते ही अक्षित के फोन में फिर से उसकी मां का कॉल आता है। ये देखकर अक्षित का दिमाग फिर से खराब हो जाता है। अक्षित अपने मॉम की कॉल को नहीं उठाता और उसे इग्नोर करके अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। लेकिन तभी अक्षित का फोन फिर बजने लगता है। इस बार कॉल अक्षित के डैड ने किया था, लेकिन अक्षित और उसके डैड की ज़्यादा कुछ बनती नहीं थी, इसलिए अक्षित ने अपना फ़ोन देखा और कॉल को कट करके स्विच ऑफ कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। अक्षित के कॉल नहीं उठाने पर उसके डैड को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने दांत पीसते हुए सुप्रिया जी से कहा, देखा तुमने अपने बेटे के एटीट्यूड को, अपने माँ बाप के फ़ोन का भी जवाब नहीं दे रहा। उसकी इस हरकत की वजह से हमारे शेयर्स पर कैसा असर हो सकता है तुम्हें ज़रा भी अंदाजा है? सुप्रिया जो खुद भी अभी परेशान थी, उसने जब देखा कि अक्षित के डैड भी उसी पर चिल्ला रहे हैं तो उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, लेकिन जय इस बारे में मैं क्या ही कर सकती हूँ? मैंने जब भी उसे उस रोजी से दूर रहने को कहा वो चुपचाप से मेरी बात मान जाया करता था। अब मेरे पीठ पीछे वो क्या करता है ये मुझे कैसे पता चलेगा? इस पर जय ने गुस्से में कहा, तो फिर पता करो कि वो करता क्या, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्या खाता है, सब कुछ। जय की बात सुनकर सुप्रिया के मन में पाखी का ख्याल आया। उसने कहा, मैं उसकी सेक्रेटरी से बात करके देखती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने फ़ोन में पाखी का नंबर ढूंढने लगी। लेकिन जय से सुप्रिया से फ़ोन छीन लिया और उसे बंद करके बेड पर पटक दिया। जय को ऐसा करते देखकर सुप्रिया, ये क्या कर रहे हैं आप? जय गुस्से में, तुम्हें क्या लगता अक्षित उस सेक्रेटरी को अपने बारे में बताता होगा? उसके किसी दोस्त को कांटेक्ट करो, नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही देख लूंगा। इतना कहकर जय गुस्से में घर से निकल गया। सुप्रिया इन दोनों बाप बेटे के बीच पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कब तक ये दोनों ऐसे दुश्मन की तरह लड़ते रहेंगे। यही सोचकर वो अक्सर परेशान रहा करती थी। इधर पाखी अपने काम में बिजी था, तभी उसे उसकी मम्मी का कॉल आता है, जिसे देखकर पाखी के चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल आ जाती है। उसने बिना देर फोन उठाया और बड़े ही प्यार से कहा, हेलो, हाँ मम्मी, कैसी है आप? सुमित्रा पाखी की मॉम, मैं ठीक हूँ, लेकिन तेरे पापा पूछ रहे थे कि तू घर कब आएगी? 5 साल में बस एक बार ही घर आना हुआ है तेरा। पाखी बड़े प्यार से, आपको मेरी याद आ रही है क्या? तो ठीक है, अगले महीने 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर मैं आप सबसे मिलने आ रही हूँ। ऐसा कहकर पाखी बहुत ही खुशी महसूस करने लगती है। उसे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं थी कि उसकी माँ ने उसे घर बुलाने के लिए कॉल किया है। 5 साल में पहली बार सुमित्रा ने पाखी को घर बुलाया था। लेकिन उधर से सुमित्रा ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, नहीं छुट्टी लेकर नहीं, हमेशा के लिए जॉब छोड़कर आ जाओ, वैसे भी 5 साल बहुत काम कर लिया तुमने। ये सुन के पाखी का दिल ही टूट गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मम्मी मैं कैसे आ सकती हूँ? मुझे। सुमित्रा ने पाखी की बात काटने हुए कहा, जैसे गई थी वैसे ही आजा, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, तुमने हमेशा ही अपने मन का किया, इस बार भी तुम्हारी नहीं चलेगी, चुपचाप से घर आ जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं। सुमित्रा की बातें सुन के पाखी के आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने सिसकते हुए कहा, अपने मन की है, लेकिन कब मैंने अपने मन की है, जरा मुझे बताइए? बचपन से आज तक आप लोगों ने बस मुझे एक कठपुतली की तरह ट्रीट किया। पाखी ये कर सकती? पाखी वो नहीं कर सकती। यहाँ जा सकती हैं, ये खा सकती है और पता नहीं क्या क्या, लेकिन जब एक बार मैं कह कि मुझे अपना करियर बनाना है तो आप सब ने मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया। और आज जब कुछ मैं बन गई हूँ तो आप कह रही कि सब छोड़ के वापस आ जा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं नहीं आ रही आपके पास, कभी नहीं। ऐसा कहकर पाखी ने अपना फ़ोन काट दिया और अपने टेबल पर सिर रख कर फूट फूट कर रोने लगी। वो मन में सोच रही थी, मैं भी ना, मैंने ये कैसे सोच लिया कि वो सब मुझे बिना किसी शर्त के वापस बुला लेंगे, सबके सब मतलबी है, सबके सब। इतने में तरुण कुछ फाइल्स लेकर पाखी के केबिन में आता है। तरुण की नज़र जैसे ही रोती हुए पाखी पर जाती है, वो सीधा उसके पास जाकर जमीन पर बैठ जाता और उसके कंधे पर हाथ रखकर चिंतित होते हुए कहता है, क्या हुआ तुझे, इतना क्यों रो रही है? तरुण की बात सुन के पाखी तरुण की ओर देखती है। पाखी की आंखें रोने की वजह से थोड़ी सूज गई थी। तरुण को देखते ही पाखी उसे गले लगा लेती है। तरुण भी उसे कसकर गले लगा लेता है। तरुण पाखी के बालों को संवारते हुए उससे पूछता है, आखिर कौन सी बात है जो तुझे इतना रुला रही? प्लीज रोना बंद कर और मुझे बता। पाखी का रोना बंद ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने तरुण को सारी बात बताई। तरुण समझ गया कि ये सब पाखी की मां की वजह से है। पाखी इस वक्त तक थोड़ा शांत हो गई थी, उसने रोना बंद कर दिया था। तरुण ने पाखी की फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तू उनके बारे में ज्यादा मत सोच, तू बस अपने काम पर ध्यान दे, ठीक है? और मैं तुझे बताना चाहूंगा कि तू बहुत अच्छा कर रही है, इसलिए ये रोना छोड़ और फ्रेश हो जा। पाखी ने है में सिर हिलाया और फिर से अपने टेबल पर बैठ गई। उसने तरुण से कहा, लेकिन तू यहाँ आया हो क्यों था? तरुण ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे अभी तो ये बात मेरे दिमाग से ही निकल जाती।
उसने फाइल्स पाखी को देते हुए कहा, इन पर अक्षित सर के सिग्नेचर ले लेना, कंस्ट्रक्शन कंपनी के इस साल का बजट है। पाखी ने हाँ में सिर हिलाया और पेपर्स देखने लगी। तरुण ने जब देखा कि पाखी अब फिर से काम में लग चुकी है तो वो पाखी को बिना डिस्टर्ब किए वहां से चला गया। पाखी पेपर्स को अक्षित के पास ले जाने पहले अपना हुलिया ठीक करना चाहती थी जो रोने की वजह से बिगड़ गया। वो वॉशरूम चली गई। इधर अक्षित ने अपने फ़ोन को फिर से ऑन कर लिया था। उसने देखा कि उसके फ़ोन उसकी मॉम के 50 से भी ज़्यादा मिस कॉल थे। उसने अपना सिर पकड़ के खुद से कहा, पता नहीं अब कौन सी आफत आ गई है। अक्षित ने अपने मॉम को कॉल किया। सुप्रिया ने जी फ़ोन उठाते ही अक्षित से सवाल करना शुरू किया कर दिया, तुम ये क्या कर रहे हो अक्षित? कल तुमने कहा था कि तुम दोनों बस दोस्त हो और आज तुम दोनों कैसी तस्वीर पूरे इंटरनेट पर फैली है। इतना ही प्यार है उससे तो शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? अक्षित अब तब इस बात से अनजान था कि उसकी और रोजी की किसिंग इमेज चारों तरफ फैल चुकी है। उसने कहा, मॉम पहले आप मुझे ये बताइए कि कैसे तस्वीर है जो फैली हुई है और किसके साथ? सुप्रिया ने गुस्से में कहा, तेरी और रोजी की तस्वीर जिसमें तुम दोनों एक दूसरे को किस। इतना कहकर सुप्रिया की जबान लड़खड़ा गई। इधर अक्षित शौक में था कि इस तरह की तस्वीर कैसे फैल सकती है। वो तो कल रोजी के ज्यादा टाइम तक मिला ही नहीं था। फिर उसे याद आया कि कल जब रोजी उससे चिपक रही थी तब किसी ने उनकी तस्वीर ले ली होगी। उसने सुप्रिया से कहा, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, वो सब झूठ है, आप उस न्यूज पर बिल्कुल भरोसा मत करना। सुप्रिया, ठीक है मान लेती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हारे डैड और तुम्हारे दादाजी को कौन समझाएगा कि ये झूठ है? वो दोनों रोजी से तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आज शाम को तुम्हें बुलाया है। शादी की बात सुनते हुए अक्षित का पारा चढ़ गया। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, शादी और वो भी उस रोजी से? बिल्कुल नहीं, मैं उस लड़की में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सुप्रिया, तो क्या तुझे कोई और लड़की पसंद है? अक्षित, ये इस मॉम कुछ ऐसा ही समझो। सुप्रिया, कौन है वो लड़की बेटा बता मुझे। इतने में दरवाजे पर 2 बार नॉक करके पाखी अंदर आई। उसने अक्षित की टेबल पर फाइल रखी और उसे बताने लगी कि ये फाइल किस चीज के लिए है। अक्षित ने उसकी बात सुनी और हाँ में सिर हिलाया, लेकिन तभी अक्षित के दिमाग में एक आइडिया आया। कंटिन्यू एपिसोड 5 से आपकी होने वाली बहू। सुप्रिया, तो क्या तुझे कोई और लड़की पसंद है? अक्षित, ये इस मॉम कुछ ऐसा ही समझो। सुप्रिया, कौन है वो लड़की बेटा बता मुझे। इतने में दरवाजे पर 2 बार नॉक करके पाखी अंदर आई। उसने अक्षित की टेबल पर फाइल रखी और उसे बताने लगी कि ये फाइल किस चीज के लिए है। अक्षित ने उसकी बात सुनी और हाँ में सिर हिलाया, लेकिन तभी अक्षित के दिमाग में एक आइडिया आया। इधर सुप्रिया ने फिर से अक्षित से पूछा, बेटा कौन है वो लड़की जिसे तुम पसंद करते हो? अक्षित डेविल स्माइल के साथ, आज शाम को पता चल जाएगा। इतना कहकर अक्षित ने फोन काट दिया और पाखी की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगा। पाखी वहां फाइल रखकर अपने केबिन की ओर जाने लगी, लेकिन अक्षित ने कोल्ड वॉइस में कहा, पाखी 1 मिनट रुको। पाखी नॉर्मल वॉइस में, ये सर, डू यू नीड एनीथिंग? अक्षित, आज शाम को क्या कर रही हो? पाखी चौंक कर, सॉरी सर। पाखी को लगा कि उसने गलत सुन लिया, इसलिए वो थोड़ा चौंका गई थी। उसे बिल्कुल नहीं लगा था अक्षित उससे उसके शाम के प्लेन के बारे में पूछेगा। वो अपने दोनों हाथ पीछे करके के चुपचाप खड़ी थी और अक्षित की ओर देख रही थी। इतने में अक्षित ने फिर से कहा, अगर तुम शाम को फ्री हो तो मेरे साथ डिनर पर चलोगी? पाखी को अपने कानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि अक्षित उसे डिनर के लिए पूछ रहा था। उसकी आंखें शौक में बड़ी हो गई थी। किस तरह का डिनर सर? पाखी ने पूछा। जस्ट ए बिजनेस डिनर, अक्षित ने जवाब दिया। इस पर पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके सर, आप मुझे बताइए कि किसके साथ डिनर है, मैं अभी होटल बुक करती हूँ। अक्षित कोल्ड वॉइस में, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस रेडी रहना, हम ऑफिस के बाद ही चलेंगे। पाखी, ओके सर। पाखी अपनी केबिन के ओर जाने लिए पीछे मुड़ती है। इतने में अक्षित ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पाखी अक्षित की ओर देखते हुए, कैसी शर्त सर? अक्षित कोल्ड वॉइस में, डिनर के टाइम मैं जब भी तुम्हारी तरह देखकर सिर हिलाऊं तो तुम्हें हाँ कहना होगा। अक्षित की शर्त सुनकर पाखी थोड़ा सरप्राइज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह के डिनर में उसे ले जाने की बात कर रहे थे। पाखी ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? अक्षित रूड वॉइस में, तुमसे जितना बोला गया है उतना करो और हाँ मैं तुम्हें इसके बदले पैसे भी दूंगा, सो गेट रेडी। पाखी, ओके सर। पाखी वहां से अपने केबिन में चली जाती है। इधर तरुण पाखी को रोता देख बहुत डिस्टर्ब हो गया था। उसे पाखी की आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। तरुण ने पाखी का मन हल्का करने के लिए उसे डिनर पर ले जाने की सोची और तरुण पाखी के केबिन की ओर जाने लगा। तरुण में स्माइल करते हुए कहा, हेलो मिस पाखी, तो सब कैसा चल रहा है? पाखी स्माइल करते हुए, सब ठीक, तुम बताओ? तरुण, बताना क्या है, सब वैसा का वैसा ही है। तरुण पाखी के हाथ में हाथ रखकर शांत भाव से कहता है, तुम्हें अब बेटर फील हो रहा है? पाखी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। तरुण एक प्यारी सी स्माइल के साथ, तो ठीक है, आज शाम का डिनर हम दोनों साथ में करेंगे और मैं कोई ना नहीं सुनना चाहता हम डिनर। पाखी ने चौंक कर कहा। पाखी तरुण के साथ जरूर जाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही अक्षित ने पाखी को अपने साथ बिजनेस डिनर पर जाने के लिए बोल रखा था। पाखी के चेहरा उदास हो गया। ये देखकर तरुण मजाक करते हुए कहता है, अरे नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, उसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? ऐसा कहकर तरुण पाखी से नजरें चुराने लगा। उसे भी बुरा लग रहा था कि पाखी उसके साथ नहीं जाना चाहती।
पाखी तरुण का हाथ पकड़ते हुए बड़े प्यार से बोली, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन आज मैं और सर एक बिजनेस डिनर पर जा रहे हैं तो। ऐसा कहकर पाखी तरुण की आंखों में देखने लगी। पाखी के मुंह से बिजनेस डिनर की बात सुनकर तरुण को अच्छा लगा। उसे पहले लग रहा था कि पाखी उसके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर बात बिजनेस की है तो ठीक है। उसने मुस्कुराते हुए पाखी की ओर देखा और कहा, अरे अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वरना मुझे तो लगा कि तुम्हें मेरे साथ ही जाना। तरुण ने मुंह बनाते हुए कहा। उसे इस तरह देखकर पाखी कहती है, तुम्हारे साथ जाने के लिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ। दोनों साथ में हंसने लगते हैं। इतने में अक्षित पाखी के केबिन का दरवाजा खोलता है और बड़े ही रूड वॉइस में कहता है, वी नीड टू लीव। ऐसा कहकर अक्षित बाहर चला जाता है। पाखी तरुण को बाय बोलती है और अपना बैग पकड़कर अक्षित के पीछे पीछे चलने लगती हैं। दोनों कार में बैठते हैं। अक्षित कार की पीछे वाली सीट पर और पाखी ड्राइवर की बगल वाली सीट पर। कार हर एक होटल के सामने आकर उससे आगे बढ़ जा रही थी, जिसे देखकर पाखी मन में सोचने लगी, आखिर इन्होंने से किस होटल में डिनर रखा है। कार कुछ दूर चलने के बाद एक मेंशन के सामने आकर रुकती है, जिसके बाद मेंशन का गेट ओपन होता है और उनकी अंदर जाने लगती है। कार के अंदर जाते ही पाखी अक्षित की ओर देखकर कहती है, सर हम तो बिजनेस डिनर के लिए जा रहे थे, लेकिन ये तो। इस पर अक्षित ने कोल्ड वॉइस में कहा, हाँ ये मेरा घर है और यहाँ डिनर करना मेरे लिए बिजनेस जैसा ही है, सो बी रेडी। पाखी मेंशन की ओर देखती है जो बहुत ज्यादा बड़ा था। उसका गार्डन एरिया भी काफी बड़ा था। गार्डन में एक बड़ा सा फाउंटेन था जिसमें रंग बिरंगी लाइट्स की गई थी। उनकी कार दरवाजे पर जाकर रुकती है। अक्षित कार से उतरकर अंदर जाता है। पाखी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। घर के लोग हॉल में बैठकर अक्षित का वेट कर रहे थे। उनमें अक्षय के माता पिता, उसके दादाजी, उसके चाचा चाची और उसका कजिन नीरज भी था। अक्षित को आता देखकर जय के चेहरे पर तीखी मुस्कान आई, लेकिन जब उसने अक्षित के पीछे कोई लड़की भी आ रही है तो उसकी भौहें तन गई। जय ने कोल्ड वॉइस में सुप्रिया से पूछा, वो लड़की कौन है। सुप्रिया शांत भाव से, अक्षित की सेक्रेटरी पाखी। सेक्रेटरी शब्द सुनते ही जय सोचने लगा कि फैमिली डिनर में इसे लाने की क्या जरूरत थी, और वो पाखी को घूरने लगा। इधर जब नीरज ने पाखी को देखा तो उसकी मन ललचाने लगा। नीरज एक प्ले बॉय थे, हर रात उसके साथ एक नई लड़की होती थी। ऐसे में जब उसने पाखी को देखा तो लार टपकाने लगी। इधर अक्षित की मॉम ने दोनों का वेलकम किया और सभी को डिनर टेबल पर जाने को कहा। अक्षित के दादाजी पृथ्वीराज सबसे पहले बैठे, उसके बाद बाकी सब। अक्षित ने सबसे पहले पाखी के लिए चेयर खिसकाई, जिसे देखकर पाखी थोड़ा शॉक हो गई, लेकिन पाखी चुपचाप से बैठ गई और पाखी के बैठने के बाद अक्षित उसके बगल में बैठ गया। ये देखकर सबको थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अक्षित जिस तरह का इंसान था उससे ये कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो किसी के लिए ऐसा करे। वहां बैठे सभी लोग अक्षित को घूरने लगे। अक्षित ने उन सब की ओर देखते हुए कोल्ड वॉइस कहा, तो क्या बात करनी थी आप सबको मुझसे, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें कहीं जाना है। जय जो कि खाना खा रहा था, उसने अपनी चम्मच प्लेट पर रखते हुए गुस्से से कहा, उसके पहले मुझे ये बताओ कि फैमिली डिनर में तुम किसी बाहर के इंसान को लेकर क्यों आए हो। यहाँ हम सबके अलावा किसी और का होने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर जय पाखी को गुस्से में घूरने लगा और पाखी ने भी डर की वजह से अपनी आंखें झुका ली थी, लेकिन अक्षित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपने डैड की ओर देखा और बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, अरे मैंने तो आप सबको इनसे मिलाया ही नहीं। मीट पाखी मेहरा, मेरी सेक्रेटरी और आपकी होने वाली बहू। होने वाली बहू सुन के सबकी खुली की खुली रह गई थी, यहाँ तक कि पाखी भी अक्षित को शॉक होकर देख रही थी। अक्षित ने पाखी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैंने ठीक कहा ना बेबी। अक्षित ने पाखी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा। पाखी की हालत अब और खराब हो गई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अक्षित कुछ ऐसा करने की सोच रहा है। तभी अक्षित ने अपना सिर हिलाया, जिसकी वजह से पाखी को उसकी हाँ में हाँ मिलना पड़ा। अक्षित ने डैड गुस्से में दांत पीसने लगे, लेकिन अक्षित की माँ ये सुन के बहुत खुश थी। वो पाखी को बहुत पसंद करती थी। उनके हिसाब से पाखी बहुत ही सुलझी हुई हार्डवर्किंग लड़की थी, और अगर ऐसी लड़की अक्षित की लाइफ में है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती थी। जय थोड़े गुस्से में, लेकिन तुम इस लड़की से। अक्षित ने जय की बात को काटते हुए कहा, आप सब ने मुझे कहा था कि वो लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ उसे आपके सामने लेकर आऊं, तो ये रही वो लड़की। अक्षित ने पाखी की ओर इशारा करते हुए कहा। सुप्रिया अपनी जगह से उठी और पाखी की बढ़ने लगी। उसने पाखी को लगे लगाते ही कहा, मैं कितनी खुश हूं ये मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अगर मेरे बेटे की पसंद तुम हो तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। इसने में अक्षित अपने चेयर से उठा और अपनी मॉम से कहा, अगर आप दोनों का हो गया हो तो एक्सक्यूज अस, हमें कहीं जाना है। इतना कहकर अक्षित पाखी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए घर से बाहर ले गया। घर के बाहर पाखी ने अपने हाथ को अक्षित के हाथ से झटके से अलग किया, जिसकी वजह से अक्षित उसी गुस्से में घूरने लगा। कंटिन्यू। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रोमांस से भरी कहानी सुनने के लिए बने रहे मेरे चैनल वीएम नोबेल लव स्टोरी पर। और अगर यह स्टोरी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।